इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में और नेक्स्ट जेएस में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। हम ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, एकदम फंडामेंटल लेवल में एकदम गहराई में जाके समझेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है रिएक्ट जेएस में और नेक्स्ट जेएस में। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट जेएस का वीट का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये एक वीट प्रोजेक्ट है जिसको मैंने क्रिएट करके स्टार्ट कर दिया है लोकल होस्ट 3000 पे। आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वीट का यूज करके नेक्स्ट जेएस ऐप क्रिएट करना आता होगा। नेक्स्ट जेएस नहीं, रिएक्ट जेएस ऐप क्रिएट करना आता होगा। आपने क्रिएट कर लिया होगा, आपने अभी ऐसे क्रिएट करके स्टार्ट कर दीजिए। ये एकदम डिफॉल्ट सिंपल ऐप है, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया और एक मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का ऐप भी क्रिएट करके स्टार्ट कर लिया। इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम नेक्स्ट जेएस का ऐप क्रिएट करते हैं। वैसे ही मैंने एक बॉयलर प्लेट सिंपल सा ऐप क्रिएट कर लिया और इसको भी स्टार्ट कर दिया। ये 3000 पे स्टार्ट होता है, लोकल होस्ट 3000 पे ये रन हो रहा है और इन दोनों को मैंने अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर रखा है। ये हमारा वीट का ऐप है, स्टार्टेड है, बॉयलर प्लेट ऐप है, कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा लाइन कोड नहीं लिखा है, एकदम सिंपल ऐप है। और यहाँ पर नेक्स्ट जेएस का ऐप है। अब इन दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो हमें समझना है। क्या हमें ये जो नेक्स्ट जेएस की ऐप है, ये एक सर्वर साइड रेंडर्ड ऐप है। ये एक एसएसआर के द्वारा रेंडर की गई है। यहाँ पे हालांकि क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जो ये वाली ऐप है ये केवल क्लाइंट साइड रेंडर्ड ऐप है। कैसे हमें देखना है, तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं जैसे कि गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, ये चीज़ लिखा है ना। अगर मैं इसके राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो मैं इसका पूरा HTML ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी HTML था जो कि सर्वर से आया था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, ठीक है, और पूरा कंटेंट यहाँ पर HTML के अंदर लिखा है। जबकि अगर हम यहाँ पे जो हमारा वीट का ऐप है जो कि क्लाइंट साइड रेंडर्ड है, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट नहीं, हमें व्यू पेज सोर्स करना है, तो यहाँ पर कोई भी कंटेंट इधर लिखा नहीं है। यहाँ पर एम्प्टी डिव है और वहाँ पे आईडी रूट बस लिखा है। और ये जो पूरा कंटेंट वीट प्लस रिएक्ट, ये सारा कुछ जो कि यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, वो सब कुछ जावा स्क्रिप्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है डॉम। हमने ये तो देख लिया कि सर्वर से HTML के अंदर यहाँ पर हमारे रिएक्ट वाले ऐप में जो कि वीट का यूज करके बना गया, यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है, बेसिक HTML का स्केलेटन आ रहा है, बॉयलर प्लेट कोड आ रहा है। और उसके अंदर यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये सारा कुछ उसी डिव आईडी जहाँ पे रूट है उसी के अंदर सारा कुछ इंसर्ट किया गया, जबकि हमारे सर्वर से कुछ भी नहीं आता। अगर हम नेटवर्क में भी जाके देखें, यहाँ पर नेटवर्क के अंदर अगर हम रिफ्रेश करेंगे और ऑल के अंदर यहाँ पर हम लोकल होस्ट में जाके देखें और रिस्पॉन्स में देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये दिख जाएगा कि सर्वर से हमारे क्या चीज़ आ रहा है। और ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो ये देखो सर्वर से हमारी यही HTML फाइल आ रही है। उसके बाद तमाम जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल जब रन होगी तब हमारे डॉम के अंदर चीज़ें विजिबल होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम हो रहा है। तो देखो दोनों केसेस में एक सर्वर रन हो रहा है, एक Node.js का सर्वर रन हो रहा है। आप सोच रहे हो यहाँ पे Node.js कैसे आ गया, तो Node.js है, दोनों केसेस में Node.js यूज हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स Node.js का यूज करके एक HTTP सर्वर क्रिएट किया गया है। ये वीट 5173 पे एक HTTP सर्वर स्टार्ट कर रहा है और जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर एक सर्वर स्टार्ट करता है। अब जो ये वाला सर्वर है वीट का सर्वर, ये बहुत ही सिंपल सा सर्वर है। ये क्या करता है, देखो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, चलो कुछ क्रेजी सा चीज़ करते हैं। ये मैं इसका ये चीज़ कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये पोर्ट नंबर कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने वीट वाले एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर अगर मैं ये 5173 सर्च करता हूँ तो इधर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे इस कोड के अंदर तो इधर कहीं लिखा नहीं रहता कि किस पोर्ट पर हमें ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ये सारा कोड इधर नोड मॉड्यूल्स के अंदर लिखा रहता है, किस पोर्ट पर क्या चीज़ स्टार्ट करना है, ये सब कुछ यहाँ पर Node.js का पूरा कोड लिखा है, ठीक है, जिससे ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो इस Node.js के अंदर सर्च नहीं परफॉर्म करता है हमारा VS कोड। हम चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भले ही जो हमारा वीट है जो कि सिंपल एक एप्लीकेशन है जो कि क्लाइंट साइड में रेंडर हो रही है, उसके लिए भी Node.js कोड की ज़रूरत पड़ती है। Node.js का यूज़ करके ही सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के ऊपर राइट क्लिक करके
यहाँ पे क्या करूँगा, शो और फिर ओपन विथ VS कोड, ठीक है, शो मोर करके मैंने ओपन विथ VS कोड कर लिया। अब यहाँ पर हम वही सेम नंबर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर अब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर एक्सक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये इसको पता नहीं है कि VS कोड को कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, क्योंकि हम उसके अंदर ही आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें सर्च करके रिजल्ट्स दे रहा है। कई जगहों पर इस नोड मॉड्यूल के अंदर ये नंबर लिखा है और एक कॉन्स्टेंट्स नाम की फाइल है, ये कॉन्स्टेंट्स नाम की फाइल है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेव पोर्ट ये मेंशन्ड है और ये है नंबर 5173, वही नंबर है। इसको अगर हम चेंज कर दें, मैं यहाँ पर चेंज करके क्या कर दूँ, 7000 कर दूँ। चलो 7000 कर देते हैं और हम अपने इस वीट वाले प्रोजेक्ट को आके दोबारा से क्विट करके फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये 7000 के ऊपर स्टार्ट हो गया, हमने चेंज कर दिया इसको। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोड लिखा होगा कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही सेट कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस है कि यहाँ पे लोकल लिखा है ना, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये यही इसी नोड मॉड्यूल्स कोड के अंदर है। अगर हम लोकल इस तरह से सर्च करते हैं तब तो बहुत जगहों पर आ जाएगा, हमें ढूंढ के मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे कैपिटलाइज सर्च कर देता हूँ और मैं इधर वर्ड बाउंड्री लगा देता हूँ, रेजेक्स का यूज़ करके सर्च करूँगा। इससे हमें केवल वही चीज़ दिखेगा जो कि एक लोकल नाम का पूरा कंप्लीट वर्ड होगा। यहाँ पर मैं रेजेक्स यूज़ करके सर्च कर रहा हूँ, थोड़ा-सा और नैरो डाउन करने के लिए। तो इधर कहीं दिख रहा है क्या? इधर भी 1 मिनट, इसको हम बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर वो वाला लोकल नहीं दिख रहा है। एक बार हम और ट्राई करते हैं कुछ दूसरा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वाला है ना, कुछ इस तरह से लोकल फिर उसके बाद कॉलन। तो इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर ये लोकल लिखा है। लोकल को मैं कर देता हूँ देसी, ठीक है, ये। और अभी हम यहाँ पे आके अगर चेक करेंगे तो ये देखो, देसी पोर्ट पर हमारा ये सर्वर स्टार्टेड है, ठीक है। हम सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किधर गया हमारा देसी पोर्ट? कहाँ पर लिखा था मैंने? 1 मिनट, कंट्रोल Z करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ये मिल गया। इधर ये बोल्ड है, यहाँ पे स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर है। इसको अगर मैं रेड कर दूंगा, मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आप प्ले अराउंड करिए। आप ये देखिए ये कौन सा कोड है जो कि रन हो रहा है। ये सारा कुछ नोड जिसका कोड है, ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। हम इसको जितना चाहें उतना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको कस्टमाइज़ नहीं करना, हमें समझना है कि ये जो सर्वर रन हो रहा है ये नोड जेस से ही रन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे डॉट लिसन करते हैं, लिसन कुछ इस तरह से, तो HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके यहाँ पे लिसन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। 1 मिनट, यहाँ पर ये देखो, ये HTTP सर्वर डॉट लिसन, ये HTTP सर्वर क्रिएट किया गया है और फिर यहाँ पे लिसन कर रहे हैं। और HTTP ये नोड जेस का HTTP मॉड्यूल यूज़ करके यहाँ पे लिसन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, बस इतना, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो जब भी सर्वर स्टार्ट होगा हमारे कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा, ये देखो यहाँ से। तो ये सारा कुछ प्योर नोड जेस का कोड है, नोड जेस से ये इंपोर्ट हुआ है। ऊपर अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे नोड जेस का ये देखो HTTP मॉड्यूल से ये इसको रीनेम करके इंपोर्ट किया गया है और सिंपल HTTP का सर्वर स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जब हमारा फ्रंट एंड रन होता है तब भी एक सर्वर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भले ही हमारा एक वीट का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी एक सर्वर है, लेकिन ये सर्वर बहुत ही सिंपल सर्वर है। ये एक स्टैटिक सर्वर है। कैसा सर्वर है, मैं कहाँ पर लिखूँ? चलो यहीं पर app.js, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल, या फिर यहाँ पर केवल बस ये लिख देता हूँ स्टैटिक सर्वर। स्टैटिक सर्वर का क्या मतलब है? ये केवल फाइल्स को सर्व कर रहा है बस। ये एक पोर्ट पर स्टार्ट हो गया है, एक IP एड्रेस बोल सकते हैं, या फिर एक IP एड्रेस और एक पोर्ट के ऊपर ये स्टार्ट हो गया है। और इसका एक डोमेन नेम भी है जो कि लोकल होस्ट। और
ये हमारी फाइल्स को सर्व कर रहा है। किन फाइल्स को सर्व कर रहा है? ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी फाइल्स को इस सर्वर से सर्व किया जा रहा है और ब्राउज़र के अंदर हम इसको ओपन करके देख पा रहे हैं। अब अगर आपको Next.js अच्छे से समझना है तो आपको सर्वर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है, क्योंकि जो Next.js है वो एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। वो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करती है और सर्वर साइड रेंडरिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये पता होगा कि सर्वर्स क्या होते हैं। तो ये सारा कुछ हमने Node.js के कोर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी Node.js की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं procoder.com के ऊपर जाके। तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर Vite.js भी एक Node.js का सर्वर यूज़ कर रहा है और हमारी फाइल्स को सर्व करवा रहा है। स्टैटिक सर्वर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हम फाइल्स को लिख रहे हैं, जैसे कि हमने ये app.js की पूरी फाइल क्रिएट की है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी उसमें React.js के कोर्स में देखा था कि ये सारी चीज़ें, ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट तो होती नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे बिल्ड टूल्स होते हैं, ये बेबल का यूज़ करके, यहाँ पे बेबल भी होगा, ठीक है। बेबल एक बिल्ड टूल होता है एक तरह से। बेबल मतलब कंपाइलर एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि JSX को या फिर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को पुरानी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है और नॉर्मल JSX जो होता है, जैसे कि HTML जैसा है, इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, react.createElement के अंदर कन्वर्ट करता है। और फिर ये पूरी जावास्क्रिप्ट जब कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल, वैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, ये क्या बोलते हैं, हमारा JSX जब सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा ये जो सर्वर है, स्टैटिक सर्वर, जो कि वीट का सर्वर है, कैसे स्टार्ट हुआ, इस नोड मॉड्यूल के अंदर कोड है, उसी से स्टार्ट हुआ है, हमने देख भी लिया, ठीक है। तो वो सर्वर हमारे ब्राउज़र तक सारी की सारी जावास्क्रिप्ट को सर्व करेगा। ये सारा कुछ जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये HTML जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये HTML का पार्ट नहीं है। ये HTML के पार्ट के अंदर होके नहीं सर्व करेगा, ये HTML के अंदर होकर नहीं सर्व होगा, ठीक है। HTML में केवल यही इतना ही सर्व होगा, इतना ही। HTML में बस इतना ही सर्व होगा। बाकी सारा कोड, बाकी सारा वीट प्लस रिएक्ट, जो भी चीज़ लिखा है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके सर्व होगा। हम इसको भी आके देख सकते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी एक। यहाँ पर आपको एक app.jsx, किधर गया, app.jsx फाइल दिख रही है ना, तो ये फाइल यहाँ पर आई है। और इधर हमें, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं वीट प्लस रिएक्ट, तो ये देखो वीट प्लस रिएक्ट जो भी चीज़ लिखा था वो इस app.jsx फाइल के अंदर है। और यहाँ पर ये जो वीट रिएक्ट लिखा है, ये आप देख रहे होंगे कि ये HTML के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो आपको ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो वीट का सर्वर है, ये वीट सर्व करने से पहले ही इसको कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, और फिर उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउज़र तक जाती है। ब्राउज़र हमारे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हम अपने पेज पर कुछ देख पाएंगे। अगर हम यहाँ पे डिसेबल कर दें जावास्क्रिप्ट को, यहाँ पे हम Ctrl+Shift+P दबा के, और अगर यहाँ पे लिखते हैं डिसेबल जावास्क्रिप्ट, तो ये डिसेबल हो गई होगी अब जावास्क्रिप्ट। अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखो हमारा पेज खाली है। पेज खाली क्यों है? क्योंकि हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन करने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट भी नहीं दिख रही है, तो जावास्क्रिप्ट ये मंगा ही नहीं रहा है। केवल HTML आया, और HTML में क्या था, HTML में खाली था, खोखला था हमारा HTML, तो वही दिख रहा है एकदम। बस केवल यहाँ पे डिव रहेगा, डिव के अंदर रूट के अंदर कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ दिख रहा है। जबकि Next.js के अंदर क्या होता है, अगर हम Next.js के अंदर आ जाएं और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे हम डिसेबल कर देते हैं एक बार जावास्क्रिप्ट को, शायद हमने वहाँ पे डिसेबल किया था, तो पता नहीं यहाँ पे डिसेबल हुआ होगा कि नहीं, लेकिन इधर हम देख लेते हैं डिसेबल जावास्क्रिप्ट। हाँ, इधर शायद अलग से डिसेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिसेबल अगर दोबारा से सर्च करेंगे तो डिसेबल, देखो ये डिसेबल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब डिसेबल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे इनेबल जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया है। और अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कितना मस्त है, ये काम कर रहा है हमारा। ये हमारा पेज पूरा का पूरा दिख रहा है, क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडर्ड है।
ये पूरा कंटेंट सर्वर से एचटीएमएल के अंदर आया है, यहाँ पर खाली एचटीएमएल नहीं आया है, ये सर्वर से रेंडर करके भेजता है। अब बात आती है कि अगर कुछ इंटरैक्टिविटी वाला काम हो, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे तो हमारा एकदम खाली ही हो गया। अभी के लिए हम इसको इनेबल कर देते हैं। मैं यहाँ पे इनेबल जावास्क्रिप्ट कर दूंगा और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा चलने लगा, एकदम सही से काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर आके एक कंसोल लॉग कर देते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, हाँ काम कर गया। कंसोल लॉग रनिंग वीट जेएस, ऐसा कुछ। और अगर कंसोल के अंदर आके देखेंगे तो ये देखो रनिंग वीट जेएस हमें दिख रहा है, ठीक है। ये दो बार क्यों दिखता है तो आपको पता ही होगा, ये डेवलपमेंट मोड में, डेव मोड में स्ट्रिक्ट मोड के कारण ये चीज़ दिखता है हमें। और यही चीज़ अगर हमें इस चीज़ के अंदर करना है कि कंसोल लॉग कुछ करना है ताकि हमें यहाँ पे दिखे, अभी यहाँ पे कुछ भी कंसोल लॉग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमने ये नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बना के स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन हमने इसका पूरा कोड नहीं देखा है। इसका हम ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर जो मेन फाइल है वो हमारी app.js है। बाकी सारे को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स हैं। यहाँ पे पब्लिक के अंदर कुछ एसेट्स हैं जो कि पब्लिकली सर्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे से file.svg है, तो अगर हम यहाँ पे /file.svg के ऊपर जाएंगे तो ये file.svg खुल जाएगा इस तरह से। तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर यही होता है जो कि पब्लिकली फाइल सर्व हो रही हैं। अगर app.js के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा मेन कोड है, और उसमें से भी जो page.js फाइल है ये हमारी मेन फाइल है। जैसे वहाँ पर हमारा app.jsx फाइल था ना, एक तरह से होम पेज का पूरा कंटेंट यहाँ पे रहता है, वैसे यहाँ पे page.js फाइल है। अब यहाँ पर अगर मैं console log करता हूँ रनिंग next.js, इधर क्या लिखा था रनिंग वीट.js, यहाँ पे मैंने लिखा है रनिंग next.js। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आके देखूं और रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्यों हुआ? ये मैंने रिफ्रेश किया और इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो next.js का सर्वर है, ये जो पूरा क्लाइंट का कोड है ना, ये क्लाइंट पर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, इस सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कंसोल में आके देखेंगे अपने ये VS कोड के अंदर जो हमारा कंसोल है जहाँ पे रन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ये रनिंग next.js दिख रहा है। अगर हम एक बार दोबारा से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कंसोल लॉग यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर कैसे दिख रहा है? देखो ये ब्राउजर हमारा रिक्वेस्ट भेज रहा है इस सर्वर को, ये next.js के सर्वर को, और next.js का कोड यहाँ पर सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा React.js का हमें जो ये दिख रहा है ना, ये JSX वाला पूरा, ये क्या बोलते हैं, JSX वाला पूरा कोड जो भी है, सिंटैक्स है, ये सर्वर पर ही एग्जीक्यूट करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये React.js का कोड सर्वर पर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ये React सर्वर कंपोनेंट्स का यूज़ करके ये बिहाइंड द सीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है। हम इसको और भी डिटेल में फ्यूचर में एकदम लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का ऐसा कुछ बना सकते हैं कि हमारा जो JSX है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो, और उसके लिए हमें सर्वर का कोड लिखना आना चाहिए, सर्वर में काम करना आना चाहिए, तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या स्टेप्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी बेबल है, बेबल इसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करके react.create के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि प्लेन जावास्क्रिप्ट बन जाए। और फिर नॉर्मली क्या होता था, जैसे ही ये JSX से कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में होता था तो वीट क्या कर देता था, उस फाइल को सेंड कर देता था हमारे ब्राउजर तक, और फिर ब्राउजर का काम होता था कि इसको रन करके और पूरा डॉम एलिमेंट क्रिएट करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो हमारा वीट का कोड है, ये हमारा next.js का कोड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये react.create के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में इसको HTML स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल प्लेन HTML के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर इस HTML को एज ए HTML फाइल सेंड कर दिया जाता है हमारे ब्राउजर तक। तो ये पूरा का पूरा HTML सेंड हो जाता है। ये जो हमें JSX दिख रहा है ना, इसका जो फाइनल HTML बनने वाला था, जो कि हमारा ब्राउजर बनाता, वो यहीं से बना के भेज दिया जाता है, और फिर हम यहाँ पर इसको देख पाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर डिसेबल कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट भी डिसेबल हो जाती है, तो भी
हम इसको देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम कुछ अपने ब्राउज़र के अंदर कंसोल लॉग करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ दिखाना है कि इधर कुछ दिखे कंसोल के अंदर, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो अभी ये प्रिंट होके आने लगा है, ये क्लाइंट के ऊपर आने लगा। अब ये कैसे आ रहा है? तो ये केवल और केवल डिबगिंग मोड में होता है, डिबगिंग नहीं, डेवलपमेंट मोड में होता है, तभी ये बस केवल हमें हेल्प करने के लिए ये दिखा रहा है। शुरुआत में नहीं था, ये डिबगर नहीं ऑन था एक तरह से, अभी ये ऑन हो गया ऑटोमेटिक, मैंने कुछ किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया, ठीक है? आपके सिस्टम में हो सकता है शुरू से ही ऑन रहा हो। अगर हम प्रोडक्शन मोड में रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सर्वर तक कोई भी क्लाइंट की जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी और ना ही एग्जीक्यूट होगी। ये तो बस ऐसे डिबगिंग के लिए आ रहा है। प्रोडक्शन मोड क्या होता है? तो उसका मतलब जो हम बिल्ड करके स्टार्ट करते हैं अपना सर्वर, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन मोड होता है। अब अगर हमें चाहिए कि हमें अपने क्लाइंट के ऊपर कुछ रन करवाना है कोड, कोई इवेंट लिसनर लगाना है, ऐसा कुछ अगर करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर यूज़ क्लाइंट करना होगा, यूज़ क्लाइंट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर कंपोनेंट होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और जब हम यूज़ क्लाइंट कर देते हैं, तब वो कंपोनेंट एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। हमने यहाँ पे यूज़ क्लाइंट कर दिया, अब हम अपने कंसोल के अंदर आते हैं और देखते हैं, तो ये जो सर्वर आगे लिख के आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। ये क्लाइंट के अंदर आके रन हो रहा है और 2 बार ये रन हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पे 2 बार रन हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, वो सर्वर पर भी रन करवा सकते हैं और क्लाइंट के अंदर भी रन करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये कोड जो हमारा क्लाइंट वाला कोड है, ये यूज़ क्लाइंट हमने कर दिया, तो ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट एक तरह से बन गया है। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे, अभी तो हम बस केवल डिफरेंस समझ रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है? तो ये हमने कर दिया। अब ये कोड जो क्लाइंट वाला कोड होता है, ये सर्वर पर भी रन होता है और क्लाइंट पर भी रन होता है। अभी हमने ये यूज़ क्लाइंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा कोड सर्वर पर नहीं रन होगा, ये सर्वर पर रन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है। अगर मैं इधर आके रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको मैं, तो आप देखना, ये देखो, यहाँ पर भी रन हो रहा है और हमारे क्लाइंट पर भी रन होगा। तो सर्वर कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें कोई भी यूज़ क्लाइंट हम नहीं लगाते हैं, तो वो केवल सर्वर के ऊपर रन करते हैं और जो भी जनरेटेड एचटीएमएल उसको सेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनता है? यूज़ क्लाइंट करके। तो इसका कोड सर्वर पर पहले रन होता है, फिर उसको सेंड कर दिया जाता है और फिर ब्राउज़र के अंदर जब पहुँचता है तो वहाँ पर भी रन होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी इंटरैक्टिविटी, कोई भी हम मान लो क्लिक इवेंट लगाना चाहते हैं, तो हम अपने क्लाइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर मान लो कोई एक बटन है, मैं इसका पूरा कोड क्लीन कर देता हूँ, केवल मैं अपना एक सिंपल डिव रखता हूँ यहाँ पे, डिव, और मैं यहाँ पे एक h1 लिख लेते हैं, h1, और ये सेशन मुझे आज नहीं दिखा रहा है ये, पता नहीं क्यों। मैं h1 खुद से ही लिख देता हूँ, h1 हो गया, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूँगा। और अगर मैं अभी के लिए क्लाइंट कंपोनेंट हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या करना है? कंसोल लॉग क्लिक्ड, ये अगर हम करेंगे तो आप देखना यहाँ पर एरर आएगी, ये इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास्ड टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, यानी कि इन इवेंट हैंडलर को जो हमने अटैच किया है, उसको हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है। अगर यहाँ पे हम नीचे आके देखें तो यू नीड इंटरैक्टिविटी, इफ़ यू नीड इंटरैक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस एज ए क्लाइंट कंपोनेंट, तो इसके एक हिस्से को आप क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये वाला जो लाइन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं पास किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे हम पास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट, अगर हमें कोई इंटरैक्टिविटी चाहिए, कुछ भी क्लिक करना है, क्लिक इवेंट लगाना है, तो हमें यहाँ पे यूज़ क्लाइंट करना होगा। ये अगर कर देते हैं तो अभी ये देखो कोई एरर नहीं आएगी हमारे टर्मिनल के अंदर, इधर कोई एरर नहीं है और प्रॉपरली यहाँ पे आके काम करेगा। इधर अगर हम यूज़ क्लाइंट नहीं करेंगे, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो क्लिक भी ये हो रहा है। अगर यूज़ क्लाइंट नहीं करते हैं, इधर ये यूज़ क्लाइंट नहीं किया, तो ये देखो यहाँ पे भी हमें वो एरर दिख रही है अपने ब्राउज़र के ऊपर भी। तो
क्योंकि ये एक सर्वर कंपोनेंट है, तो यहाँ पर हम कोई ब्राउज़र का कोड नहीं लिख सकते हैं, ब्राउज़र का कोड इधर नहीं रन करेगा। यहाँ पर अगर आप कंसोल लॉग विंडो करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग विंडो, तो ये एरर दे देगा, ये विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ, ये देखो विंडो इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा एरर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आएँगे तो इधर भी विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये जो सर्वर का कंपोनेंट है ना, ये यहाँ पर क्लाइंट का जो ब्राउज़र की चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। बस यहाँ पे केवल ये डायनामिकली हम कुछ भी डेटा फेच करके यहाँ पे जेएसएक्स को रेंडर करवा सकते हैं, एचटीएमएल को रेंडर करवा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे यूज़ क्लाइंट कर देते हैं, अभी आप सोच रहे होंगे, अब आप बताइए कि ये कोड रन करेगा कि नहीं? तो ये कोड अभी भी रन नहीं करेगा, ये एरर देगा। यहाँ पर ये देखो, इधर अगर हम आके रिफ्रेश करते हैं, तो इधर ये एक तरह से इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इधर नीचे रन हो रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे अगर आ जाएँ, तो यहाँ पर ये हमारे सर्वर के ऊपर एरर दे रहा है कि विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो हमारा कोड है, ये एक बार सर्वर पर भी रन होता है, पहले सर्वर पर रन होगा, फिर इसको सेंड किया जाएगा क्लाइंट के ऊपर। तो इसीलिए ये क्लाइंट के ऊपर तो रन कर जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर विंडो डिफाइन होता है, लेकिन सर्वर के ऊपर ये नहीं रन करेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि जो नेक्स्ट.js है, वो हमारे रिएक्ट के कोड को सर्वर पर भी रन करता है, और वहाँ से रन करके प्योर एचटीएमएल जनरेट करके तब पूरा डेटा, एचटीएमएल का जो पूरा डेटा होता है, पूरा एज़ इट इज़ सेंड करता है। जबकि नॉर्मल रिएक्ट के अंदर जो क्लाइंट साइड वाला रिएक्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल एक एम्प्टी एचटीएमएल फाइल सेंड की जाती है, और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट आती है, और जावास्क्रिप्ट ही पूरे एचटीएमएल को क्रिएट करती है, पूरे ब्राउज़र को हमारे पेंट करती है एक तरह से। और जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती है, अगर हमने डिसेबल कर दिया, तो हमारा एचटीएमएल पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, ये समझ आ गया कि वो सर्वर पर रन करता है, ये क्लाइंट पर रन करता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इससे होगा क्या? तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता नहीं हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बात मैं भूल गया क्या बताना चाह रहा था। अरे यार! हाँ, याद आ गया क्या बताना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो रिएक्ट का सर्वर था, जो वीट वाला सर्वर था, वो एक स्टैटिक सर्वर था। इसका काम था केवल रिक्वेस्ट आएगी, एचटीएमएल फाइल को सर्व कर देगा, एम्प्टी एचटीएमएल है तो एम्प्टी ही सर्व कर देगा, जावास्क्रिप्ट सीएसएस सब फाइल्स को सर्व कर देगा। लेकिन ये क्या है, ये सर्वर जो है, ये मेहनत करने वाला सर्वर है, मेहनत करने वाला सर्वर है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायनामिक सर्वर। डायनामिक, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, DYNAMIC, डायनामिक सर्वर। ये मेहनत करता है, ये केवल और केवल फाइल्स को सर्व नहीं कर रहा है, फाइल्स को तो सर्व कर ही रहा है, एचटीएमएल को सर्व कर ही रहा है, एक पोर्ट पर स्टार्टेड है चीज़ें, उसको तो सर्व कर ही रहा है। उसके साथ-साथ ये क्या कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर रहा है? ये रिएक्ट.js का कोड, पूरा जो JSX का कोड था, ये सर्वर पर एग्ज़ीक्यूट भी कर रहा है। ये सर्वर पर एग्ज़ीक्यूट भी कर रहा है, ठीक है? तो ये ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है। अब इसके मेहनत का क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ। वो टास्क क्या है कि जैसे हमने वीट.js के नोड मॉड्यूल्स में जाके एकदम से खोल के और उसका पोर्ट नंबर चेंज कर दिया था। हमने उसका पोर्ट नंबर चेंज करके कितना 7000 कर दिया था ना? वैसे ही आप यहाँ पर जाइए नेक्स्ट.js के फ़ोल्डर में, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को आप एक वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना, और वहाँ पर क्या करना, आपको ढूँढना है कि वो कहाँ पर इस पोर्ट नंबर 3000 पे ये स्टार्ट करता है ना, तो ये देखो ये 3000 पे स्टार्ट कर रहा है, तो कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। एक बार मैं इसको क्विट करके दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और आपको थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ थोड़ा-सा। वो ये है कि 3000 आप ढूँढेंगे तो आपको कोड के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर 3000 मिलेगा, तो आप ये चीज़ सर्च करना, स्टार्टिंग डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको कुछ कम जगहों पर कोड मिलेगा, और वहीं पर आपको ये 3000 वाला पोर्ट भी मिल जाएगा। तो आपका टास्क है आप ढूँढना, काफ़ी मतलब मस्त लगेगा आपको। आप इन सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये नेटवर्क की जगह पे आप
कुछ जाल कर दें, मकड़ी जाल, कुछ भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। सारा कुछ प्लेन नोड जेएस का यूज़ करके बना है और ये नेक्स्ट जेएस थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। वीट भी मेहनत कर रहा है लेकिन उसके कंपैरिज़न में नेक्स्ट जेएस ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब इसके मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इसके मेनली 2 फ़ायदे हैं लेकिन और भी कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे ये हैं, पहला फ़ायदा ये कि इससे एसईओ इम्प्रूव होता है। एसईओ कैसे इम्प्रूव होता है? जो सर्च इंजिन्स होते हैं, वो मेनली एचटीएमएल का कंटेंट देखते हैं कि एचटीएमएल के अंदर वो पेज के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे, एचटीएमएल का पूरा कंटेंट देखेंगे, तो एचटीएमएल के अंदर जो वीट का सर्वर होगा, वो केवल खाली एचटीएमएल भेजेगा, तो उसमें कोई कंटेंट ही नहीं दिखेगा, तो एसईओ हो ही नहीं पाएगा। सर्च इंजन को पता ही नहीं चलेगा इस पेज के अंदर क्या रखा है। इसीलिए प्लेन रिएक्ट की एप्लीकेशंस एसईओ के लिए फ्रेंडली नहीं होती हैं, एसईओ फ्रेंडली नहीं होती हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर एचटीएमएल के अंदर पूरा कंटेंट जा रहा है, तो एसईओ फ्रेंडली फ्रेंडली एप्लीकेशन होती है, ठीक है? वो सर्च इंजन को पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि फास्टर लोड टाइम यानी कि जब भी मान लो कि अगर हम केवल सिंपल वीट का एप्लीकेशन बनाएँगे तो पहले क्या होगा? पहले जावास्क्रिप्ट पहले प्लेन एचटीएमएल लोड होगा खाली, पूरी व्हाइट स्क्रीन दिखेगी, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी और वो पॉपुलेट करेगी, तो व्हाइट स्क्रीन ज़्यादा देर तक रहेगी। लेकिन जब नेक्स्ट जेएस एचटीएमएल फ़ाइल को सर्व करता है, तो एचटीएमएल के अंदर पूरा कंटेंट होता है, तो उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट पेज के ऊपर तुरंत ही दिख जाता है। इससे हमारी एप्लीकेशन काफ़ी जल्दी लोड हो जाती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव दिखती है कि मतलब जैसे हमने ओपन किया तुरंत ही खुल गई। तो ये मेन 2 फ़ायदे हैं और एक और फ़ायदा हम अगर चाहें तो जैसे कि क्लाइंट का लोड कम हो जाता है, ब्राउज़र को पूरा एचटीएमएल का हर एक एलिमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी कई सारे फ़ायदे हैं जिसको हम उस सेक्शन में समझेंगे। जब हम रेंडरिंग के पैराडाइम समझेंगे ना, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, तो सबके ड्रॉबैक, सबके फ़ायदे, ये सारी चीज़ें हम उस सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस में फंडामेंटली क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा और आप अगर चाहें तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे आप सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम राउटिंग समझेंगे कि नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।